आइए शुरू करते हैं कहानी जिसका शीर्षक है गिद्ध। अक्सर लोग दुआएं करते हैं कि ऊपर वाला अस्पताल जाने से बचाए, और ये सच भी है। अस्पताल जाने वाला हर आदमी परेशानी में ही अस्पताल जाता है। सेहत के साथ साथ पैसों का भी अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद अस्पताल के सारे विभागों में एक विभाग ऐसा भी होता है जहां लोग जाते भी खुशी खुशी हैं और वहां से आते भी खुशी खुशी हैं, और उस विभाग का नाम है लेबर वार्ड अथवा जच्चा बच्चा केंद्र। आज हमारा भी अस्पताल के उसी विभाग में जाना हुआ। दरअसल यहाँ पर हमारे परम मित्र संजय शर्मा की पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया था, और वो भी शादी के 10 साल बाद। बिटिया को पाकर दंपत्ति की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अपनी धर्मपत्नी के साथ उनकी खुशी में शामिल होने आज हम भी अस्पताल पहुंचे थे। मैटरनिटी वार्ड में शर्मा जी ने आगे बढ़कर खुशी से मुझे गले लगा लिया। मैं उनके लिए दोस्त कम और भाई की तरह ज्यादा था। शर्मा जी मुझसे उम्र में 4-5 साल छोटे थे। इसी नाते से उनकी धर्मपत्नी हमसे थोड़ा पर्दा और लिहाज करती थी। इसका ध्यान रखते हुए हम उनके रूम में ज्यादा देर रुके नहीं। अपनी धर्मपत्नी को वहां छोड़ शर्मा जी के साथ अस्पताल में टहलने लगे। अस्पताल एक ऐसी जगह है जहां इंसान को भगवान याद आने लगता है। मेरी भी एक आदत थी कि जब भी मैं अस्पताल जाता था, अस्पताल के अन्य विभागों में एक चक्कर जरूर लगाता था, और वहां के बीमारों को देखकर मुझे ईश्वर याद आ जाता था, और मन को एक संतोष मिलता था कि ईश्वर का मुझ पर बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि उसने मुझे सभी बीमारियों से दूर रखा है। आज फिर संजय शर्मा के साथ मैं अस्पताल के अन्य विभागों में घूम रहा था और बीमारों को दूर से देख रहा था। कुछ देर बाद शर्मा जी मुझे नीचे कैंटीन में चाय पिलाने ले गए। कैंटीन अस्पताल के इमरजेंसी गेट के पास ही थी। हम चाय पीकर जैसे ही अस्पताल में प्रवेश करने वाले थे, क्या देखते हैं, एक एम्बुलेंस आकर रुकती है। उसमें से 2 व्यक्ति घायल अवस्था में खून से लथपथ बाहर निकाले जाते हैं और स्ट्रेचर पर उन्हें अंदर ले जाया जाता है। संजय शर्मा उन्हें देखते ही पहचान गए थे। सक्सेना जी, ये तो हमारे पड़ोसी हैं, रवि किशन जी और राम किशन जी। अरे क्या हुआ इन्हें? परेशान होते हुए शर्मा जी बोले। चलो देखते हैं। कहते हुए शर्मा जी तेजी से आगे बढ़े और उनके साथ मैं भी। शर्मा जी उनके साथ आए हुए लोगों से बातचीत कर रहे थे। कुछ देर बाद ही दोनों भाई ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दिए गए थे। ऑपरेशन थिएटर के बाहर उनके परिवार के सभी लोग भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे थे। शर्मा जी ने मुझे घायलों के बारे में बताया कि ये दोनों सगे भाई हैं। किसी रिश्तेदार के यहां से गाड़ी से लौट रहे थे। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। दोनों की ही हालत बहुत नाजुक है। हम दोनों कुछ देर वहां खड़े रहे। तभी शर्मा जी का फोन आ गया। सक्सेना जी, आपकी भाभी की कॉल है, कुछ दवाइयां मंगाई हैं वहां से। फोन काटते हुए शर्मा जी बोले, आप मेडिसिन का पर्चा ले आओ, तब तक मैं यहां बैठा हूं। सामने तो मेडिकल स्टोर है ही। मैंने जवाब दिया, ठीक है, मैं अभी आया। कहकर शर्मा जी चले गए और मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर हॉल के कोने में बैठा हुआ था। मेरे बिल्कुल दाईं तरफ एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था जहां लोग अपने मरीजों के लिए भगवान से दुआएं करते थे। तभी वहां उन दोनों घायल भाइयों में से एक का बेटा आया। वो बेटा था, इस बात का पता मुझे उसके प्रार्थना करने के तरीके से लगा, क्योंकि वो कह रहा था, हे भगवान, किसी भी तरह मेरे पिताजी को बचा लो। उसके बाप को बचाने की प्रार्थना में जो दर्द था, मैं उसको शिद्दत से महसूस कर रहा था। वो बार बार भगवान से बस एक ही दुआ कर रहा था कि किसी तरह उसके पिताजी का जीवन बच जाए। कहते कहते वो फूट फूट कर रोने लगता था। उसके जाते ही दूसरा लड़का, यानी उसका चचेरा या तेरे भाई, वहां आया और उसने जो प्रार्थना की तो मैं बुरी तरह चौंक गया। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो कुछ इस तरह प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, पिताजी तो अपना जीवन लगभग पूरा कर ही चुके हैं, बस अब उन्हें अपने चरणों में जगह दे दे। भगवान, मेरे पिताजी को अपने पास बुला लो। तुम्हारा ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। हालांकि वो लड़का जो दुआ कर रहा था, उसे दुआ न कहकर बद्दुआ ही कहा जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बड़ी धीमी आवाज में वो जो दुआ
अर्थात बद्दुआ कर रहा था, मेरे कानों में पूरी तरह साफ इसलिए सुनाई दे रही थी कि मैं उठकर धीरे धीरे उल्टे कदमों से चलता हुआ उसके बिल्कुल पास पहुंच गया था और वो मुझे बिल्कुल जानता भी नहीं था। उसकी प्रार्थना पूरी भी न हो पाई थी कि संजय शर्मा जी ने मुझे मेडिकल स्टोर से आवाज लगा दी, सक्सेना जी आ जाइए। उसकी प्रार्थना सुनना छोड़ मैं शर्मा जी की तरफ चल दिया। कुछ देर बाद हम दोनों मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीदकर लौट रहे थे। शर्मा जी, आपके जिन दोनों पड़ोसियों का ऑपरेशन चल रहा है, उनके दोनों लड़कों में तो मैंने जमीन आसमान का फर्क देखा है। किस तरह का फर्क सक्सेना जी? बड़े इत्मीनान से शर्मा जी ने पूछा। अरे शर्मा जी, उनमें से एक लड़का भगवान से अपने पिताजी का जीवन बचाने के लिए गुहार लगा रहा था, वहीं दूसरा लड़का अपने पिताजी के मरने की दुआ कर रहा था। यानी एक लड़का कितना बड़ा सुपुत्र है और दूसरा लड़का कितना बड़ा कुपुत्र। मेरी बात पूरी भी न हो पाई थी कि शर्मा जी बोल पड़े, अरे सक्सेना जी, दोनों एक जैसे ही हैं, कोई फर्क नहीं है, आपका अनुमान गलत रहा होगा। शर्मा जी ने बड़े ही व्यंग्यात्मक अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा अनुमान कैसे गलत हो सकता है और वो दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं शर्मा जी? एक बाप का जीवन बचाने के लिए दुआएं कर रहा था और वहीं दूसरा अपने बाप के लिए मौत की दुआएं कर रहा था। ये दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं? मैंने शर्मा जी को समझाना चाहा। जिसके हल्की दाढ़ी है वो अपने पिताजी का जीवन बचाने के लिए दुआ कर रहा होगा। मुस्कुराते हुए शर्मा जी बड़े ही विश्वसनीय अंदाज में मुझसे बोले, हाँ हाँ, पर आपको कैसे पता? ताज्जुब से मैंने कहा। और वो जो क्लीन शेव वाला है वो अपने बाप के लिए मरने की प्रार्थना कर रहा होगा। इस बार भी शर्मा जी उसी विश्वसनीय अंदाज में मुस्कुराते हुए बोले, हाँ ये तो सही कह रहे हैं आप, पर आपको कैसे पता? मैं दोबारा फिर चौंक गया। दाढ़ी वाले लड़के का नाम मोहन है और क्लीन शेव वाले लड़के का नाम सोहन है और ये दोनों तेरे चचेरे भाई हैं। दाढ़ी वाला तेरे भाई है और क्लीन शेव वाला चचेरा भाई है। मुस्कुराते हुए शर्मा जी बोले, चलो ये तो ठीक है शर्मा जी, पर ये दोनों एक जैसे कैसे हो गए? ये तो समझाइए मुझे। मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। समझाता हूं सक्सेना जी। शर्मा जी ने जेब से सिगरेट निकाली और लाइटर से उसे सुलगाकर कश लगाते हुए बोले, दाढ़ी वाला लड़का मोहन वो अपने पिताजी का जीवन बचाने की दुआ इसलिए कर रहा था कि उसके पिताजी रिटायर्ड हैं और उनकी लगभग 60,000 रुपए महीना की पेंशन आ रही है। उनकी मृत्यु के साथ ही वो पेंशन बंद हो जाएगी। और क्लीन शेव वाला लड़का सोहन जो अपने पिताजी के मरने की प्रार्थनाएं कर रहा था, उसके पिताजी अभी रिटायर्ड नहीं हुए हैं। अभी उनके रिटायरमेंट में कुछ महीने का वक्त बाकी है और सोहन पूरी तरह से बेरोजगार है। अगर उसके पिताजी इस वक्त मर जाएंगे तो मृतक आश्रित कोटे से सोहन को उनकी नौकरी मिल जाएगी और वो बेरोजगार से बरसरे रोजगार हो जाएगा। अब तो आप समझ ही गए सक्सेना जी। सिगरेट का एक गहरा कश लेते हुए शर्मा जी बोले, जी शर्मा जी, समझ गया। बिना सिगरेट पिए ही मैंने सिगरेट के एक गहरे कश की तरह सांस अंदर ली और फिर बाहर निकाल दी।